स्टार्ट कर दिया। So, hello dear students, my name is Ravi Kumar and today we are going to talk about English introduction. अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं मींस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वहां पे इंग्लिश सेक्शन पूछा जाता है सो दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. In this video, we are going to talk about what is generally asked in your examination, right? चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग के पेपर की तैयारी कर रहे हो, डी ट्रिपल एस बी हो गया, सीडीएस एनडीए या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम जहां पे आपसे इंग्लिश पूछी जाती है, तो आज उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं. सो आप ये कह सकते हैं ये जो क्लास है उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है. दोज हु आर वीक इन इंग्लिश सेक्शन, राइट? जो इंग्लिश में वीक है, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं है, मार्क्स अच्छे नहीं आ पाते व्हेन इट कम्स टू एग्जामिनेशन, राइट? तो चलिए आज का जो इंग्लिश का सेक्शन है वो हमारा मतलब टॉपिक जो डिस्कशन रहेगा. मेरा नाम है रवि कुमार एंड आज हम पढ़ाएंगे वो है इंग्लिश सिलेबस. तो सबसे पहले देखिए, किसी भी पेपर की तैयारी करने से पहले आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए. चाहे आप सीजीएल करें, सीएचएसएल करें, एमटीएस की तैयारी करें या किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी करते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम अपना पहला स्लाइड यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, राइट? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि इंग्लिश के कितने पिलर्स होते हैं, तो इंग्लिश के 3 पिलर्स होते हैं, राइट? इंग्लिश के 3 पिलर्स होते हैं, जैसे कि ग्रामर सेक्शन, दूसरा हो जाता है वोकैबुलरी और थर्ड वन इज योर कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन. तो इंग्लिश में ग्रामर में एक्चुअली में आपने क्या क्या पढ़ना है वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए. कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि देखिए आपको लिखना चाहिए अगर आपको इंप्रूव करनी है इंग्लिश, राइट? अगर आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी है तो आपको लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, चीज़ों को लिखना स्टार्ट करना पड़ेगा. एंड प्रिपेयर योर ओन नोट्स, राइट? आप अपने खुद के नोट्स बनाए, किसी और के नोट्स पर रिलाय रहने की जरूरत नहीं. चलिए, तो अगर हम इंग्लिश की बात करते हैं तो अभी जैसा कि मैंने बताया इंग्लिश में 3 सेक्शन आपने कवर अप करने हैं. फर्स्ट यू हैव इज योर ग्रामर सेक्शन, जो आपको ग्रामर सेक्शन से पढ़ना है. सेकंड, वोकैबुलरी सेक्शन, वोकैब बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट रहता है किसी भी पेपर में. एंड थर्ड वी हैव इज कॉम्प्रिहेंशन, कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन, है ना? तो ये 3 ही सेक्शन रहते हैं इंग्लिश के अंदर जो आपके पेपर में पूछा जाता है. अच्छा, मैं इसके अंदर टीचिंग एग्जाम को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सुनिएगा, टीचिंग जिसके अंदर जैसे आप इंग्लिश के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके अंदर आपका लिटरेचर पार्ट आता है. तो लिटरेचर को हम यहाँ कवर अप नहीं करने वाले, या हम लिटरेचर को कवर नहीं करेंगे. लेकिन इसके अलावा अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें जिसके अंदर जनरल इंग्लिश पूछी जाती है, सुन लीजिए, जहां पे भी आपका जनरल इंग्लिश का पार्ट रहता है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम चीजों को आज कराने वाले, तो अच्छे से समझिए. तो अगर देखा जाए ग्रामर के अंदर कुछ आपको 15 से 16 टॉपिक्स अच्छे से कंप्लीट करने इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स. वोकैबुलरी की बात करें तो कुछ 8 टॉपिक्स है व्हिच मस्ट बी डन बाय यू एट एनी हाउ. अगर आप कोचिंग ले रहे हैं कहीं से भी, चाहे ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो या आप हमसे पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से, राइट? कॉम्प्रिहेंशन के अंदर अगर बात करते हैं सो वी हैव ओनली 3 टॉपिक्स, वो भी चीजें मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा. तो अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में आपने क्या क्या चीजें पढ़नी है, दैट विल बी डिस्कस्ड इन द क्लास. जैसे कि यहाँ पे आपके सामने टॉपिक्स लिखे हुए हैं. सो द फर्स्ट टॉपिक वी हैव इज नाउन, सेकंड वी हैव इज pronoun, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ एडवर्ब, फिफ्थ वर्ब, सिक्स्थ preposition, conjunction, interjection, then we have particles, tenses, passive voice, narrations, 13 syntax, 14 question tags, 15 superfluous expression and slangs, and 16 we have is conditional sentences. आप कहेंगे सर आपने तो 15 ही टॉपिक बताए, तो ये 16 टॉपिक कैसे हो गए? तो देखिए, ये जो एक टॉपिक होता है ना इंटरजेक्शन, ये एक्चुअली में कोई टॉपिक नहीं है, ये आपकी इमोशंस को बताता है. इमोशंस या आपकी फीलिंग्स को बताने का काम करता है. आप कहोगे इमोशंस या फीलिंग्स? हाँ जी. जैसे आपने सुना होगा कि हम यूज कर देते हैं आउच, राइट? गर्ल्स ऐसे बोलते हैं ना आउच, तो ये हमारा एक फीलिंग है, अपने आप निकल जाता है, राइट? हम बोल देते हैं ओ एम जी, ओ माई गॉड. हम क्या देते हैं हुर्रे. या कभी आपने सुना होगा अलास, कोई सैड चीज हुई है तो अलास. आप क्या देते हैं? हाय. आप क्या देते हैं? आह. एंड सो ऑन. तो इंटरजेक्शन तो एक्चुअली में कोई टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता है, क्योंकि ये इन सारे ही मतलब फीलिंग्स और इमोशंस वाले जो वर्ड्स है ना, आउच, ओएमजी, हुर्रे, ब्रावो, आपने सुना होगा जिसे ब्रावो कहते हैं, अलास, हाय, है ना, ये सारे वर्ड्स. तो एक्चुअली में अगर आप इस टॉपिक को पढ़ भी कर दोगे तो आपको कितने टॉपिक देखने को मिलेंगे? 15, राइट? व्हिच मस्ट बी कंप्लीटेड एट एनी हाउ. एट एनी हाउ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर देखिए आप इंग्लिश में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपको हर टॉपिक को इन डेप्थ करना होगा, टू द कोर आपको जाना पड़ेगा, टू द कोर. ऊपर ऊपर से कोई फायदा नहीं है पढ़ करके, जो कि आपने ऑलरेडी पहले भी कितनी बार किया होगा, है ना? सब चीजें सामने आ रही. तो ये हमारे टॉपिक्स हैं. अच्छे, जो स्टार्टिंग के 8 टॉपिक्स हैं ये जो हमने यहाँ लिए हुए हैं, नाउन से लेकर के इंटरजेक्शंस, इन्हीं को इंग्लिश में हम कह देते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच. क्या कह देते हैं हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच. और पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर हम बात करते हैं तो पार्ट्स मींस क्या होता है जरा बताइए? डिविजन्स, राइट? डिविजन्स, या आप मान लीजिए पार्ट्स मतलब खंड, ऑफ तो बताइए. और ये जो स्पीच का मतलब है, स्पीच मींस होता है सेंटेंस. तो अगर इंग्लिश में कोई सेंटेंस अगर आप लिखते हैं तो उसके अंदर आपको डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच को यूज करना होता है. ये जरूरी नहीं कि पहले आपको नाउन ही लगाना है, फिर नाउन ही लगाना है, फिर एडजेक्टिव लगाना है, एंड सो ऑन. ऐसा नहीं. इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर मैंने एक सेंटेंस कहा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर मोर देन 10 इयर्स, तो इसका मतलब क्या है? इस सेंटेंस के अंदर मैंने डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच को यूज किया है. जैसे आई क्या हो जाएगा बताइए? आई मींस प्रोनाउन.
हैव क्या हो जाएगा बताइए, वर्ब वाला पार्ट। बीन क्या हो जाएगा, बीन, बीन वाला भी वर्ब वाला पार्ट। आई हैव बीन टीचिंग कौन सा है, वर्ब वाला पार्ट। इंग्लिश क्या हो जाएगा बताइए, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, इंग्लिश हो गई एक नाउन, राइट, लैंग्वेज जितनी भी होती है हमारी इंग्लिश कहलाती है, मतलब नेमिंग वर्ड। तो इस तरह से आपको मतलब कोई भी सेंटेंस इंग्लिश में अगर आप बोल रहे हैं तो उसके अंदर आपको पता होना चाहिए क्या वहाँ पे नाउन यूज हो रहा है, एडजेक्टिव यूज हो रहा है, प्रोनाउन यूज हो रहा है, वर्ब यूज हो रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, थोड़ा आगे बढ़ने से पहले ना मैं आपको यहाँ पे लिख करके बताता हूँ कि किस किस पेपर के लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। देखिए, अगर आप एसएससी के किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, अगर आप बैंक के पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इसी के अलावा अगर DEET+V में टीचिंग एग्जाम के लिए जहाँ जनरल पेपर आता है उनके लिए, यूपीएससी के अंदर सीडीएस एनडीए के लिए, अगर आप क्लैट का पेपर देना चाहते हैं उसके लिए, राइट, आप सीयूईटी का पेपर दे रहे हैं यूजी या पीजी उसके लिए, या आप सीए फाउंडेशन के लिए अगर आप बैच देख रहे हैं, सो ये सबसे ज्यादा बेस्ट बैच आपके लिए होने वाला है। सीए फाउंडेशन मतलब जहां से आप हमारी वीडियो से पूरी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हो। या कोई भी आपका स्टेट एग्जाम, कोई भी आपका स्टेट एग्जाम हो जहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश पूछी ही जाती है। इज दैट अंडरस्टूड? एसएससी के अंदर चलते हैं तो आपको बहुत सारे पेपर देखने को मिलेंगे, जैसे कि इसके अंदर आपका आ जाता है सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल, राइट, एमटीएस का पेपर, स्टेनोग्राफर, आप बनना चाहते हो स्टेनोग्राफी तो शॉर्ट में स्टेनो लिखा हूं, एंड सो ऑन। तो ये सारे पेपर एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, मतलब रिक्रूटमेंट की जाती है। कंडक्ट तो मतलब ये किसी को ठेका देते हैं, है ना। तो उनके हिसाब से जैसे एडिक्विटी अभी पेपर कंडक्ट करा रही है, पहले टीसीएस कंडक्ट कराया करती थी। बैंक के अंदर अगर आप तैयारी कर रहे हैं क्लर्क के पेपर की, अगर आप बनना चाहते हैं पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर, एसओ बनना चाहते हैं, एंड सो ऑन, और भी बहुत सारी पोस्ट होती है। DEET+B के लिए अगर आप जा रहे हैं, पीआरटी के लिए अगर आप जा रहे हैं, पीजीटी के लिए, टीजीटी के लिए, या कोई नॉन टीचिंग का एग्जाम दे रहे हैं, नॉन टीचिंग मतलब टीचिंग के अलावा भी तो बहुत सारी पोस्ट होती है। यूपीएससी के अंदर अगर आप जा रहे हैं एनडीए के लिए, सीडीएस के पेपर के लिए, तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अच्छा, एसी के लिए भी जा सकते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट। क्लैट आपको पता है लॉ के लिए यूज किया जाने वाला एक पेपर है जिसमें अलग अलग कॉलेजेस आपको मिलते हैं आफ्टर 12th ग्रेजुएशन। क्लैट लॉ के लिए अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हैं। सीयूईटी आपको पता है यूनिवर्सिटी, अगर आपकी 12th हो चुकी, 12th के बाद अगर आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो सीयूईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, मार्क्स लाने पड़ेंगे, वहां भी आपको इंग्लिश पढ़नी होगी। सीए फाउंडेशन आपको पता है सीए बनना चाहते हैं, और स्टेट एग्जाम कोई भी पेपर अगर आप तैयारी कर रहे हैं, राइट। आई होप ये चीजें समझ में आ गई। तो मतलब ये मान लीजिए इंडिया में जितने भी पेपर होते हैं ना, एक रफ आइडिया अगर हमने मान लिया कि 100 पेपर होते हैं इंडिया के अंदर, तो आपको देखने को मिलेगा 99% पेपर में, या 99 पेपरों में आप ये मान लीजिए 98 टू 99 सभी के अंदर इंग्लिश आती है। मतलब दो चार पेपर को अगर छोड़ दो आप, तो ये कह सकते हैं कि वहां पे इंग्लिश नहीं पूछी जाती है। जैसे कि अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो वहां पे इंग्लिश नहीं है, लेकिन जैसे ही आप इससे ऊपर बढ़ोगे हेड कांस्टेबल, आपसे इंग्लिश पूछी जाएगी। अच्छा, हेड कांस्टेबल से ऊपर कौन होता है जरा बताइए, एएसआई। उसके ऊपर कौन होता है जरा बताइए, एसआई। इसके ऊपर आ जाएगा भाई इंस्पेक्टर। कौन आ जाएगा, इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो 3 स्टार आपके कंधों पे लगेंगे। एसआई बनना चाहते हैं तो 2 स्टार, एएसआई बनना चाहते हैं तो सॉरी 1 स्टार, और हेड कांस्टेबल के कोई स्टार होते नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का जो टॉपिक हमने लिया वो इंग्लिश सिलेबस का है। हर चीज़ों को अच्छे से बारीकी से समझेंगे, समझाएंगे। बस आपका काम इतना होना चाहिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत स्लो बोल रहा हूँ, स्पीडोमीटर फोन के अंदर होता है, आपको पता ही है, उसको यूज कर लीजिए। ऐप पे हमारी क्लासेस चलेगी तो ऐप पे भी आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है, उससे आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हो। ठीक है, अब हम चलते हैं। तो ये तो पता चल गया। तो इंग्लिश में मैंने बताया ग्रामर पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, कॉम्प्रीहेंशन, और ये हमने आपको टॉपिक नेम्स लिखवा दिए। इज दैट अंडरस्टूड? अच्छा, केवल पार्ट्स ऑफ स्पीच से ही काम नहीं चलेगा, आपको और भी टॉपिक्स पढ़ने होंगे, जैसे आर्टिकल, जैसे टेंसेस, passive voice, narrations, syntax. Syntax means subject verb agreement. Subject verb agreement. अच्छा, इसी स्लाइड के अंदर मतलब इस पीपीटी पीडीएफ के अंदर हमने काफी सारे क्वेश्चंस भी लिए हुए हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस पेपर में आ चुके हैं, उनको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप ये चीज समझिए, क्वेश्चन टैग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यू हैव इन ग्रामर सेक्शन, वेयर वी हैव सुपरफ्लुअस और कंडीशनल्स। तो आप ये कह सकते हो रफली रफली मतलब मोटे तौर पे आपको 15 टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ना है, वो हम पढ़ाएंगे आपको एक एक टॉपिक को अच्छे से। तो कैप के अंदर अभी हम बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा ये बता दिया जाए। अच्छा, नाउन तो आपने कितनी बार सुना है, नाउन का मतलब क्या होता है, नेमिंग वर्ड। दुनिया में जिस भी चीज का कोई नाम रख रखा है, नेमिंग वर्ड, उसी को हम नाउन कह देते हैं, आपको पता ही है ना। नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, क्वालिटी, प्लेस, पर्सन, एंड सो ऑन, एक्शन एज वेल। तो आपको पता ही है, ये डेफिनेशन तो काफी बार रट रखी है आप लोगों ने। लेकिन नाउन क्या होता है, नेमिंग वर्ड। सो नेमिंग वर्ड्स आर नोन एज नाउन्स, आप ये भी कह सकते हो। अच्छा, प्रोनाउन मींस क्या होता है? अच्छा, सबसे पहली बात तो इसे प्रोनाउन पढ़ते हैं ना कि प्रोनाउन, इट्स प्रोनाउन। जैसे प्रोनाउंसिएशन इसी से मिलकर के बना है, प्रोनाउंसिएशन। अब बच्चा सोचता है कि बीच में ना हम प्रोनाउन लगा देते हैं और सिएशन कह दीजिए, लेकिन नहीं, बीच में एन ओ यू एन नहीं आता है, एन यू एन आता है। तो दैट इज व्हाई इट मस्ट बी प्रोनाउंसिएशन, ना कि प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन कहना गलत है, इट मस्ट बी प्रोनाउंसिएशन। सो यू मस्ट नो द प्रोनाउंसिएशन ऑफ ऑल द वर्ड्स, राइट, ऐसे कह सकते हैं। अच्छा, प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जब हम किसी नाउन को, है ना, नाउन को रिप्लेस करने के लिए जो वर्ड लगाते हैं, मतलब रिप्लेसिंग वर्ड, तो उसी को हम क्या देते हैं, प्रोनाउन। रिप्लेसिंग वर्ड को ही कहा जाता है। जैसे राहुल एक पर्सन का नेम है, तो आप बार बार राहुल यूज थोड़ी ना करोगे। मैंने कहा आप राहुल के बारे में 10 लाइनें बताइए, तो आप क्या बार बार राहुल का नाम यूज करोगे? राहुल ऐसा है, राहुल वैसा है, राहुल ये करता है, राहुल वो करता है, नहीं।
राहुल है कौन ये भी तो पता चले, वो लड़का है लड़की है, अगर लड़का है तो ही लगाएंगे, ऑब्वियसली लड़का है मतलब, और अगर कोई लड़की है तो उसके लिए शी लगा दे, तो ही शी इट है ना, ये सारे दे, ये सारे हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। ये भी कह सकते हो कि नाउन को अगर आप जेंडर दे देते हो तो वही प्रोनाउन होता है। अच्छा नेक्स्ट वी हैव इज, इसमें डी साइलेंट है पहली बात तो, दिस इज एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव। एक रूल बताता हूं मैं, जब कभी भी ए और जे के बीच में डी आ जाए, सो दिस हैज टू बी साइलेंट, मींस डी हैज टू बी साइलेंट। तो जरा इसे पढ़ के दिखाना, इसे कैसे पढ़ेंगे, एडजस्टमेंट, ना कि एडजस्टमेंट। दिस इज नॉट एडजेक्टिव, एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताता है, तो मतलब क्वालिफाइंग वर्ड, क्वालिफाइंग वर्ड जो किसी की क्वालिटी को बताता हो, कोई वस्तु हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, उसकी क्वालिटी को जो बताता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा एडवर्ब क्या है, देखिए एक घर है, एक घर के अंदर सबसे छोटा भाई होता है नाउन, फिर उससे बड़ा भाई है प्रोनाउन, फिर इन दोनों से बड़ा भाई है एडजेक्टिव, और इन तीनों से सबसे बड़ा भाई होता है एडवर्ब। क्यों, सुनिए, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास एडजेक्टिव है, लेकिन याद रखिए एडजेक्टिव को ही अगर क्वालिफाई कर दे वो कहलाता है एडवर्ब। तो इसके अंदर एड जो दिख रहा है ना, तो ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, और लिखा हुआ है वर्ब, और ये वर्ब को भी क्वालिफाई करने का काम करता है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है कि एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करता है एडवर्ब, भाई जो एडवर्ब है ना वो एडजेक्टिव को तो करता ही है, वर्ब को भी करता है, अपनी ही तरह का कोई अनदर एडवर्ब किसी दूसरे एडवर्ब को भी करता है, किसी प्रेपोजिशन को भी क्वालिफाई करने का दम रखता है, कंजंक्शन को भी क्वालिफाई करने का दम रखता है, राइट, मतलब जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना सबको क्वालिफाई कर देता है एडवर्ब। पढ़ाएंगे आपको आगे। प्रेपोजिशन पता ही है, प्री सॉरी वर्ब आपको पता ही है किसी एक्शन को कहा जाता है, और वर्ब बहुत बड़ा टॉपिक है, आपको अच्छे से समझना पड़ेगा क्रिया से रिलेटेड। देन वी हैव इज प्रेपोजिशन, अच्छे से कैसे पढ़ेंगे, प्रेपोजिशन, ना कि प्रीपोजिशन, प्रेपोजिशन। दिस इज नॉट प्रिपरेशन, दिस इज प्रेपरेशन, समझ में आया नहीं उसे, जल्दीबाजी में हम बोल लेते हैं व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर कैरियर, अरे भाई कैरियर नहीं होता, इट्स करियर, कैरियर तो होता है जिसके पीछे रख करके कोई चीज आप ढोते हो, ले जाते हो। अच्छा प्रेपोजिशन क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन के पहले यूज किया जाता है ताकि और भी वर्ड से चीजों को रिलेट किया जाए, तो हम कह सकते हैं रिलेटिंग वर्ड, जो रिलेट करने का काम करता है। कंजंक्शन आपको पता ही चल रहा है, कंजंक्शन मींस होता है कनेक्टर, जो ज्वाइन करने का काम करता है, ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग या लिंकिंग वर्ड को भी कहते हैं, कैसा वर्ड जो सेंटेंसेस को, क्लॉजेस को, फ्रेजेस को जोड़ने का काम करता है, या वर्ड्स को जोड़ने का काम। इंटरजेक्शन मैंने बता दिया, इमोशंस या फीलिंग्स को कहा जाता है, जैसे आउच, ओएनजी, हुर्रे, अला, हाय, आह, ओ, यूज करते नहीं, यू चीफ मॉन्गर, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं, दीज आर नोन एज इंटरजेक्शंस। तो इंटरजेक्शंस को हटा ही दीजिए, जब क्वेश्चन आएगा ना तो आप खुद ही कर दोगे, कोई इट्स नॉट अ बिग डील फॉर यू टू डील विद दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अच्छा अब आ जाता है आर्टिकल्स। एक क्वेश्चन और मेरे माइंड में आ रहा है, वो मैं आपको बता दूं। अच्छा यहाँ ग्रामर की स्पेलिंग गलत है, ए ना, ग्रामर की स्पेलिंग ये गलत लिखी हुई। अच्छा एक चीज समझिए, अगर मैं बात करता हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने टॉपिक्स होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हम 8 भी लिख सकते हैं और 9 भी लिख सकते हैं। आप कहोगे ऐसा क्यों, वैसे आपने पढ़ा होगा 8, सही है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर 8 टॉपिक्स होते हैं, ये सारे टॉपिक्स। तो ये 9वां टॉपिक कौन सा है, अगर आप आर्टिकल को भी इंक्लूड कर दोगे तो वो भी पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट हो जाता है, मतलब आप आर्टिकल को लगा भी सकते हो, हटा भी सकते हो। अगर आप हटाओगे तो इस आर्टिकल को हम एडजेक्टिव वाले पार्ट में जोड़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल के अंदर आता क्या है जरा बताइए, ए, एन और द आता है नहीं। अब आपको पता है इनको हम इंग्लिश में डेटर्मिनर्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, डेटर्मिनर्स। और आपको पता है ऑल द डेटर्मिनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। समझ में आया कुछ या नहीं, नहीं आया होगा, जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है उन्हें समझ में आएगा। मैंने क्या कहा, ए एंड द आर द पार्ट ऑफ डेटर्मिनर्स, एंड डेटर्मिनर्स आर द पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। मतलब अगर आप आर्टिकल को एडजेक्टिव में रख भी दोगे तो भी कोई गलती नहीं है, हालांकि आर्टिकल एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे अलग से पढ़ाया जाता है ना। अब आगे बढ़ सकते हैं। देन वी हैव टेंस, टेंस आपको पढ़ना है, टेंस आपके वीक होंगे तो आपको पता है, मतलब ऑलमोस्ट ग्रामर सेक्शन आपका वीक ही होगा। पैसिव वॉइस सभी ने पढ़ रखा होगा, लेकिन ये तभी आएगा जब आपको टेंसेस आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। पेपर में एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने को देता है, या पैसिव से एक्टिव में भी कन्वर्ट करने को देता है। नरेशंस मतलब डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है, कभी कभार इनडायरेक्ट से डायरेक्ट भी दे दिया जाता है ना। क्वेश्चन टैग्स, सॉरी सिंटैक्स, सिंटैक्स मतलब सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और टॉपिक है, जिसके अंदर आपको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में कॉम्बिनेशन बिठाना होता है, अग्रीमेंट करना होता है, तभी जाकर के आप सेंटेंस को सही कर पाएंगे। क्वेश्चन टैग्स क्या होता है, जो छोटा सा क्लॉज, शॉर्ट क्लॉज आप एंड में यूज करते हो, उसी को कहा जाता है क्वेश्चन टैग। सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन या स्लैंग्स क्या होता है, इंग्लिश में बहुत हम गलत सेंटेंसेस का यूज करते हैं, बट हमें किसी ने कभी बताया नहीं कि हम क्या गलत इंग्लिश बोलते हैं। जैसे मैंने दो सेंटेंस कहे, माई सेल्फ इज रवि कुमार या माई सेल्फ रवि कुमार, कौन सा सही है, इंट्रोडक्शन देने के लिए कहते हैं ना, दोनों गलत है, याद रखिए। हम कभी भी माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इन सब का ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, ये कभी भी सब्जेक्ट के तौर पे यूज नहीं होते। तो आप ये नहीं कह सकते माई सेल्फ इज रवि कुमार या माई सेल्फ रवि कुमार, आपको कहना चाहिए दिस इज रवि कुमार, आई एम रवि कुमार, या माई नेम इज रवि कुमार। कभी भी कजन के साथ ब्रदर नहीं लगाते, लेकिन हम बोलते नहीं राहुल इज माई कजन ब्रदर, गलत, राहुल इज माई कजन। जब हमें बताया कि राहुल भाई आपका ब्रदर है, तो हम क्यों लगा रहे हैं ब्रदर उधर, तो कजन के साथ ब्रदर सिस्टर नहीं आता है, स्पाउस के साथ हस्बैंड वाइफ नहीं आता है, पासिंग मार्क्स कहना गलत है, लिंकिंग रोड कहना गलत है, सेंट परसेंट मार्क्स कहना गलत है, फाइनल रिजल्ट कहना गलत है, म्यूचुअल फ्रेंड कहना गलत है, तो कितनी चीजें गलत है। गुड नेम कहना गलत है, मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर गुड नेम, गुड नेम सॉरी व्हाट्स योर गुड नेम, तो ये गलत है भाई, व्हाट्स योर नेम, गुड तो कुछ होता ही नहीं है। अगर मैंने आपसे गुड नेम पूछ लिया इसका मतलब क्या आपका बैड नेम भी है, बताइए सर, नहीं, ऐसा तो बोलते ही नहीं।
सर मैडम के पहले रिस्पेक्टेड नहीं लगना चाहिए, जैसे हम लिखते थे ना लेटर्स में रिस्पेक्टेड सर और मैडम, गलत। बहुत सारी गलतियां भी बताऊंगा, सब चीजें धीरे धीरे। सुपरफ्लूअस उसी को कहते हैं। और आगे फिर कंडीशनल। कंडीशनल आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडीशनल सेंटेंसेस पेपर में पूछे जाते हैं। तो ये था आपका ओवरऑल कि ग्रामर में क्या क्या चीजें पढ़ना है। आप इन 15 टॉपिक्स को पढ़ लोगे, आई कैन एश्योर यू, कोई भी पेपर दीजिए भाई इंडिया में कॉम्पिटेटिव एग्जाम, फुल नंबर आएंगे अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पढ़ लिए, सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। ठीक है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना अगर आपको पसंद आ रही हो, कि भाई किसी और को भी फायदा हो जाए इससे, क्योंकि इस चीज के अंदर हम इस वीडियो के अंदर प्रॉपर ढंग से चीजें बता दें। ठीक है भाई, बाकी आप हमारे सेंटर्स में भी आ सकते हैं। मैं पढ़ाता हूँ मुखर्जी नगर, जीटीबी नगर, लक्ष्मी नगर, मदरपुर, हर जगह पढ़ाता हूँ। राइट, मेन ब्रांच है हमारी मुखर्जी नगर और जीटीबी नगर। नंबर आपको स्क्रीन पर देखने को मिल ही जाएंगे। अगर आपको कोचिंग लेनी है, जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस में पढ़ना है तो वहाँ भी आ सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ना है तो ऑनलाइन में भी हमारे बैच चलते हैं, है ना। ऑफलाइन में बस ये होगा कि बच्चे भरे हुए होते हैं तो क्वेश्चन बच्चे जल्दी से नहीं पूछ पाते, हालांकि इंटरेक्शन होता है, नो नो प्रॉब्लम हियर। लेकिन ऑनलाइन भी बढ़िया ही है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चा थोड़ा सा बोर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है, अभी बोर नहीं होना है ना। चलिए अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। वोकैबुलरी। वोकैब में मैंने बताया था आपको 8 टॉपिक्स हैं व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। पहला हो जाएगा हमारा कौन सा, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोनिम्स या होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम एंड फ्रेज, स्पेलिंग टेस्ट, फिर फॉरेन वर्ड्स, और ये हो गया फ्रेजल वर्ड्स। जब कभी भी वोकैबुलरी की बात आती है ना, बच्चे हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज मतलब सर क्या पढ़े, कितना पढ़े, कहाँ से पढ़े, क्वेश्चन हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, पेपर में तो फंसा ही है। तो भाई आपने ना अपनी लिमिट को बढ़ाना है, लिमिटेशंस को बढ़ाना है अपने। लिमिटेशंस को बढ़ाने की बात क्या है कि मतलब आपने ना अपना दायरा छोटा रखा हुआ है, उस दायरे को बढ़ाना है। तो इस दायरे को कैसे बढ़ाना है वो देखते हैं जरा, है ना। चलिए अगर मैं सिनोनिम्स की बात करता हूँ, इसका मतलब होता है भाई सेम वर्ड या सिमिलर वर्ड को कहा जाता है, या सिमिलर वर्ड को कहा जाता है। आपसे पेपर में समानार्थी शब्द पूछे जाएंगे, समानार्थी शब्द बताए, कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा। एंटोनिम मींस क्या होता है, ऑपोजिट वर्ड या अपोजिट वर्ड को कहा जाता है। विपरीत, विपरीत शब्दों को कहा जाता है, इतना आपको पता भी होगा। होमोफोन्स क्या होता है, जब होमो मींस होता है सेम, फोन मींस क्या होता है, जब बताइए साउंड। तो जब वर्ड्स को सेम साउंड किया जाए, सेम साउंड किया जाए, लेकिन डिफरेंट मीनिंग हो उनका, मतलब उनका अलग निकले, डिफरेंट मीनिंग आपको देखने को मिलेगा, उसी को कहा जाएगा होमोफोन्स। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है कि आपको एक सिंगल वर्ड में आंसर बताना है, सिंगल वर्ड में एक लॉन्ग सेंटेंस दिया होगा, सिंगल वर्ड में आंसर बता दीजिए बस। इडियम एंड फ्रेज क्या होते हैं कि जो आपको याद ही करने पड़ेंगे, है ना। एक टाइप से मुहावरे होते हैं, हालांकि मुहावरे अलग होते हैं, इडियम एंड फ्रेज अलग होते हैं, एक टाइप को हम कह सकते हैं बस। स्पेलिंग टेस्ट वही मिस स्पेल्ड पूछा जा सकता है, या करेक्टली स्पेल्ड, या आपसे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा जा सकता है। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, इनमें से कौन सा सही है इनमें, या कौन सा गलत है ना। या ये सेंटेंस में भी आ सकता है। देन वी हैव इज फॉरेन वर्ड्स। इंग्लिश में बहुत सारे फॉरेन वर्ड्स होते हैं, जैसे मैंने आई ईजी यूज कर दिया, आईई यूज कर दिया आपने, ईटीसी यूज कर दिया आपने, एएम, पीएम, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं भाई। अच्छा अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, ईजी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आप कहेंगे सर एग्जाम्पल गिवन, नहीं, इसका फुल फॉर्म होता है एग्जाम्पली ग्रेशिया। इसका मतलब क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मतलब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे। अच्छा आईई आप लिखते हैं तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडेस्ट। एडेस्ट का मतलब क्या होता है, दैट इज, क्या होता है, दैट इज। तो ये मतलब है और ये फुल फॉर्म है, ये मतलब है एग्जाम्पल, ये फुल फॉर्म। ईटीसी आप सभी ने सुना है, एटसेट्रा, राइट। कैसे लिखते हैं, एट सेट्रा, ना कि एक्सेट्रा ना, ये फुल फॉर्म है जिसका मतलब होता है इत्यादि। एएम की फुल फॉर्म एंटी मेरिडियम, पीएम की फुल फॉर्म पोस्ट मेरिडियम, एंड सो ऑन। फ्रेजल वर्ब क्या होती है देखिएगा, फ्रेजल वर्ब जिसके अंदर आपको पहली वर्ब देखने को मिलेगी, उसके साथ प्रीपोजिशन का कॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है, या उसी को उसके अंदर आपको एडवर्ब भी देखने को मिल सकता है। आप कहोगे ऐसे कौन से वर्ड है, मैं एक दो एग्जांपल दे देता हूँ ना। जैसे मैंने आपसे कहा गिव अप, गिव अप। अच्छा आप मुझे बताइए गिव एक वर्ब है या नहीं, आप कहेंगे हाँ जी। अच्छा अब क्या है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये है एडवर्ब। अप मींस ऊपर। अच्छा गिव मतलब होता है देना, और अप मींस क्या होता है, ऊपर। तो क्या आपको लगता है कि अगर गिव अप का मतलब ऊपर देना है, क्या जरूरत है, आपने तो सीख रखा है गिव अप का मतलब होता है त्याग देना, क्विट कर देना, लीव कर देना। तो ये गिव अप का मतलब यहाँ पे ऊपर देना क्यों नहीं कहते हैं भाई। सुनिए फ्रेजल वर्ब वो वर्ब होता है कि जो किसी प्रीपोजिशन या एडवर्ब से जुड़ करके एक न्यू मीनिंग क्रिएट करती है, जो अपना एक न्यू मीनिंग क्रिएट करती है उसी को कहा जाता है, एक नया मीनिंग जो क्रिएट करे। तो मैं एक दो एग्जांपल देता हूँ आपको, एक दो एग्जांपल देते हैं। हमने कहा एंटर इनटू, आपने कहा एंटर इनटू, तो आप कहोगे एंटर क्या है, वर्ब है, ठीक है। इनटू क्या है जरा बताइए, मतलब में, है ना, या के अंदर, या के अंदर, मतलब एक प्रीपोजिशन है, सॉरी ये एक प्रीपोजिशन है। तो एंटर मतलब क्या होता है, अंदर, सॉरी क्या होते हैं, एंटर करना, प्रवेश करना, प्रवेश करना। और आप बोलोगे अंदर, तो किसी चीज के अंदर प्रवेश करने को एंटर इनटू कहते हैं क्या, नहीं भाई। अगर आप किसी चीज में एंट्री कर रहे हो, कहीं कर रहे हो प्लेस में, तो एंटर के साथ तो इनटू आता ही नहीं है। लेकिन अगर आप इधर देखोगे तो यहाँ एंटर इनटू का क्या मतलब होता है, साइन करने को कहा जाता है। क्या करना, साइन करना, इस पर किसी समझौते पर, समझौते को साइन करने के लिए कहा जाता है। अब आपको तो लगी ना एंटर इनटू का ये मतलब होता है, हाँ तो उसी को फ्रेजल वर्ब कहते हैं। जैसे इंडिया एंड चाइना हैव एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट, बस। तो एंटर इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे, एंटर्ड इनटू, इसका मतलब होता है साइन कर दिया, एक दूसरे के साथ समझौता कर लिया। लेकिन अगर एंटर के साथ इनटू नहीं आ रहा है तो ये एक वर्ब है और इसका मतलब होता है एक्चुअली में कहीं प्रवेश करना। ऐसे बहुत सारे। अच्छा बताइए कम अक्रॉस का क्या मतलब होता है, कम अक्रॉस, अगर मैं आपसे पूछूं, कम मतलब होता है आना,
अक्रॉस मतलब होता है के पार, कि उस पार थे, उस पार क्या आना, मतलब उस पार आना, या उस पार आना मतलब हाँ, इसका मतलब तो कुछ लगा ही नहीं। तो कम अक्रॉस का मतलब अचानक मुलाकात हो जाना या किसी से मिलना, या कोई चीज आपको मिल जाती। तो देखिए फ्रेजल वर्ब वो वर्ब्स होते हैं जो आपको एक्चुअल मतलब नहीं देंगे, जो है वो इंप्लाइड होगा। इंप्लाइड मतलब उसका अर्थ उसके अंदर हिडन होता है, जो आपको याद ही करना पड़ेगा। चलिए बहरहाल ऐसे बहुत सारी चीजें जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये आपकी 8 टॉपिक्स हैं, जब तक आप नहीं पढ़ोगे चीजें क्लियर नहीं हो पाएगी, है ना। देख लीजिए अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये पूरा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, 8 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। जब तक ये नहीं करोगे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहेगी नहीं। भाई मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास क्वेश्चंस भी है, क्वेश्चंस को भी डील करेंगे जो मैं आपको दिखाऊंगा। अब आगे बढ़ते हैं जरा थोड़ा सा, फिर दोबारा से आएंगे इन स्लाइड्स पे। कॉम्प्रीहेंशन जो तीसरा सेगमेंट है आपका या सेक्शन है, दिस इज नोन एज कॉम्प्रीहेंशन। अच्छा कॉम्प्रीहेंशन के अंदर आपको ऐसा नहीं लग रहा, एक वर्ड आ रहा है कॉम्प्रीहेंड, क्या वर्ड आ रहा है कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मींस होता है समझना, समझना चीजों को, है ना, अंडरस्टैंड करना। क्या करना, अंडरस्टैंड। अब किस चीज को अंडरस्टैंड करना, इंग्लिश को अंडरस्टैंड करना। जब आप चीजों को पढ़ के समझ पाते हो तो उसी को कॉम्प्रीहेंशन कहते हैं कि आपका कॉम्प्रीहेंशन बहुत अच्छा है। मान लीजिए कि आपको मैंने एक पेपर की कटिंग दे दी, न्यूज़पेपर की कटिंग इंग्लिश में, और मैंने कहा आप इसे पढ़िए। अब ज्यादातर बच्चे ना बस चीजों को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन उसी समय उसको समझना एक अलग ही आर्ट होती है, एक कला है जो डेवलप होती है मेहनत करने से, प्रैक्टिस करने से। तो कहने का मतलब है आपको अगर मैं 1 मिनट दे रहा हूँ तो आप उसको रीड तो कर लोगे, इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स नॉट अ हरक्यूलियन टास्क, लेकिन उसको उस समय अंडरस्टैंड भी करना है। अंडरस्टैंड मतलब समझना भी है, ये नहीं है कि मैं आपको रीडिंग करने के लिए कह रहा हूँ, रीडिंग के साथ अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए। दिस इज नोन एज कॉम्प्रीहेंशन। तो बस बच्चा यहीं फंस जाता है, जैसे कि अनसीन पैसेज, क्लोज स्ट्रेस और पैराजम्बल्स। अनसीन पैसेज आपको पता है पेपर के अंदर पैसेज आते हैं, लेकिन वो अनसीन होंगे, मतलब आपने पहले नहीं देखे हो, कुछ अलग ही सिनेरियो पे, अलग ही सब्जेक्ट पे आपको अनसीन पैसेज देखने को मिलेगा। अनसीन पैसेज आपको लगता है कि इजी है, आप उसे डील करना भी स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन आप ज्यादा उसमें टाइम कंज्यूम कर देते हैं, और इतना टाइम कंज्यूम नहीं करना चाहिए। आपको इसके लिए 5 से 8 मिनट देने होते हैं हार्डली। ये तो बहुत ज्यादा बता रहा हूँ 8 मिनट, लेकिन मैक्स टू मैक्स अगर दे दें तो आप ठीक है 8 मिनट। अगर क्वेश्चन 10 है, क्वेश्चन 8 है, 7 है, लेकिन एक पैसेज जिसके अंदर 5-7 क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग उसमें 15-15, 20-20 मिनट देते हो, जिससे कि आपका पूरा पेपर ही स्पॉइल हो जाता है। इंग्लिश तो खराब हो ही रही है, इंग्लिश का पेपर तो खराब हो ही रहा है, आपका ओवरऑल पेपर भी खराब होता है। कहीं ना कहीं आपका रीजनिंग छूट जाएगा, मैथ्स छूट जाएगी, जीएस सेक्शन छूट सकता है। समझ में आ रहा है। तो मैं अप्रोच बताऊंगा, एक होती है टॉप बॉटम अप्रोच, एक होती है बॉटम टॉप अप्रोच, वो सब चीजें बताई जाएगी। क्लोज टेस्ट, अच्छा पहले तो ये कंफर्म क्लियर करते हैं ये दोनों है क्या। तो भाई पैसेज तो इस तरह का होता है कि आपको 300-400 वर्ड का पैसेज दिया जाएगा, 2 से 3 पेज का हो सकता है, और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 होगा जिसके 4 ऑप्शन, क्वेश्चन 2 जिसके 4 ऑप्शन, क्वेश्चन 3 फिर 4 ऑप्शन, क्वेश्चन 4 फिर 4 ऑप्शन, इस तरह से। क्लोज टेस्ट क्या होता है, क्लोज टेस्ट भी पैसेज की तरह ही होता है, लेकिन बीच बीच में ना इसमें फिल इन द ब्लैंक्स दिए जाएंगे आपको, फिलर्स जिसे कह सकते हैं। जैसे इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, ग्रामर बेस्ड होगा। इस सेकंड क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, 4 ऑप्शन। इस थर्ड क्वेश्चन में क्या आना चाहिए, 4 ऑप्शन। फोर्थ में क्या आना चाहिए, इस तरह से, है ना भाई। तो ये दोनों पूछा जाने का एक ही मतलब है कि आप एग्जामिनर को आपकी इंग्लिश चेक करनी है, और इंग्लिश चेक करने का सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या, अनसीन पैसेज और क्लोज टेस्ट, और पैराजंबल भी होता है वैसे। बच्चे की इंग्लिश जल्दी से आप पता लगा सकते हो कौन कितना पानी में है, व्हाट इज योर वर्थ, आपकी क्या वैल्यू है इंग्लिश को लेकर के, वो पता चल जाता है, या आप किस खेत की मूली हो, राइट, व्हाट इज योर वर्थ। फिर आता है पैराजंबल्स, क्या होता है, पैराजंबल्स मींस पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। आपको ऐसे 4 लाइनें देखने को मिलेगी, पी आर, पी क्यू आर एस, और इसको आपको रीअरेंज करके लगाना है। जैसे पहला ऑप्शन पी आर एस क्यू, दूसरा ऑप्शन आर पी एस क्यू, तीसरा ऑप्शन पी एस आर क्यू, और चौथा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन क्यू पी आर एस। एंड आपको कोई स्टोरी बनानी है इसके ऊपर, स्टोरी कुछ आपको आगे पीछे अरेंज करके लाइंस को लगाना है, विच विल गिव यू नो अ प्रॉपर मीनिंग, जो आपको कोई प्रॉपर मीनिंग दे उस तरह से। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्प्रीहेंशन सेक्शन, जो आपके पेपर में काफी पूछा जाता है। एसएससी कर रहे हो, एनडीए सी डी एस हो, डी प्लस बी के अंदर भी पूछा जाता है, सीयूटी के अंदर पूछा जाता है, क्लैट के अंदर तो खैर पैसेज अनसीन आता है, क्लोज टेस्ट तो नहीं आता है ना, क्लैट वाले पेपर की तैयारी कर रहे हो तो आप। आई होप, मुझे लगता है यहाँ तक की चीजें आपको क्लियर है। मैंने आपको थोड़ा बहुत ग्रामर बताया, वोकैबुलरी बताया, कॉम्प्रीहेंशन बताया। आपका काम है कि उसे नोट डाउन करते जाइए, इसके बाहर आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप इतना करते हैं दैट इज मोर देन सफिशिएंट, लेकिन आप यही नहीं करते हो तो कुछ भी सफिशिएंट नहीं है, आपके नंबर कभी नहीं बढ़ेंगे। ये हम हर क्लास में बताते रहते हैं हमारी ऑनलाइन ऑफलाइन वाली क्लासेस में, कि आप एक बार ना सिलेबस को पूरा थर्डली कंप्लीट करिए, सिलेबस को कंप्लीटली अच्छे से करिए, तभी जाकर के आप अपनी ड्रीम जॉब तक पहुंचेंगे। अगर आपका ये पूरा सिलेबस है तो इसे करिए, लेकिन बच्चा करता क्या है, तो इतना पार्ट तो पढ़ लेगा, ये वाला जो पार्ट है ये रह जाता है। तो भाई ये कौन कंप्लीट करेगा, आप ही तो कंप्लीट करोगे। नहीं करोगे तो जैसे नंबर आज तक आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। नंबर को बूस्टअप करना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको मैं ये बताता हूँ आपको कि पेपर में इंग्लिश का अगर पैटर्न है तो उसमें कितने चीजें, क्या क्या चीजें पूछी जाएगी। जस्ट वेट फॉर, जस्ट वेट फॉर, फिर पूरी स्लाइड ही चलेगी क्या। अच्छा, मैं आपको थोड़ा एसएससी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके बारे में बता देता हूँ। एसएससी में सीजीएल का जो पेपर होता है, प्रीलिम्स में तो 200 नंबर का आता है, मेंस होता है 390 नंबर, जिसमें 135 नंबर की इंग्लिश होती है, 90 नंबर में रीजनिंग पूछा जाता है, 90 मार्क्स में मैथ्स, और 75 में जीएस।
देख लीजिए आपका 135 का तो जो सेगमेंट है वो इंग्लिश का ही है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू कवर ईच एंड एवरी टॉपिक ओवर हियर। हर टॉपिक को आपको अच्छे से कवर करना है, नहीं करोगे तो वो ये नंबर कहीं ना कहीं कटेंगे, क्योंकि आप ना तो कोई न्यूज़पेपर पढ़ते हो, ना कोई आप नोवेल पढ़ना चाहते हो, ना किसी से इंग्लिश में बात करना चाहते हो, ना कोई मैगजीन पढ़ना चाहते हो। तो भाई जब इंग्लिश में कुछ करना ही नहीं चाहते आप, तो आपकी इंग्लिश कैसे इंप्रूव होगी? तो एक ही तरीका है, रट्टा मारो। बट रट्टा मारना ही सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं होगा पूरे हिस्ट्री में जिसने चीजें रट्टा मार करके जॉब ले ली। रट्टा मार करके आप मैथ्स के कुछ क्वेश्चन तो कर सकते हो, रट्टा मार करके इंग्लिश के कुछ वोकैबुलरी तो लर्न कर सकते हो, नंबर थोड़े बहुत ला सकते हो, लेकिन सिलेक्शन तक पहुंचने के लिए ना अच्छे नंबरों की जरूरत होती है। जैसे 200 में से 150 ये अच्छे नंबर है, अगर आप ला पाते हो तो ठीक है, वरना तो जनरली होता है क्या 200 में से 70-80 पे निपट जाते हैं बच्चे। तो उसका रीजन तो यही है ना कि आपने प्रेपरेशन अच्छे से नहीं कर रखी। तो अगर आपके भी नंबर 60 से लेकर के 100 के बीच में आते हैं, इसका मतलब आपके अंदर कमी है नॉलेज की, उसे बढ़ाइए, उसे इन्हांस करिए, और इन्हांस करेंगे किसी भी टीचर से। जरूरी नहीं आप मुझसे ही पढ़िए या हमारी टीम से पढ़िए, किसी से भी पढ़िए भैया। इंडिया में सारे टीचर्स अपने आप में बेस्ट है, बस बच्चे को पढ़ने का तरीका, पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, किसी का नहीं आता है। आप ही बताओ कोई और जो टीचर है यहाँ में, क्या औरों के अंदर इतनी नॉलेज नहीं है? सबको नॉलेज होती है भाई अपने सब्जेक्ट की। हम मुखर्जी नगर जीटीबी नगर में पढ़ा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो पूरी अपने आप को घिस करके आए हैं, पहले ऑलरेडी कहीं छोटे मोटे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ा चुके हैं तभी तो आ रहे हैं। ये थोड़ी ना कि कोई फ्रेशर आया और वो आपको पढ़ाने लग गया। तो पहली बात, अगर आप मुखर्जी नगर जीटीबी नगर लक्ष्मी नगर यहाँ कहीं भी कोचिंग लेने जाते हो तो सारे टीचर्स बेस्ट होते हैं, बस आपको किसका पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है वो मैटर करता है। जैसे बच्चे हमसे पढ़ना पसंद करते हैं, इसका मतलब ये है कि नॉलेज हमें भी है और अदर टीचर्स को भी, लेकिन पढ़ाने का ढंग हमारा उन्हें ज्यादा पसंद है, हमारा लहजा जो एक्सेंट है, बोलने का तरीका उन्हें पसंद है, लिखने का तरीका हमारा पसंद है बच्चों को, क्वेश्चंस को डील कराने का तरीका हमारा पसंद है उन्हें, बस इसलिए। वरना भाई इंडिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, आप सभी से पढ़ोगे तो सभी के अंदर अलग अलग क्वालिटीज देखने को मिलेगी। तो मैं तो बस इतना सा कहता हूँ कि भाई एक टीचर पकड़िए, कोई भी हो भाई, बस उसे स्टार्टिंग में देख लो आप कि अच्छे से पढ़ा रहे हैं नहीं, या रेलिवेंट चीजें करा रहे हैं नहीं, या रेलिवेंट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, या प्रीवियस क्वेश्चन करा रहे हैं नहीं। इज दैट क्लियर? सो ये चीजें आपको समझनी है। मुझे लगता है यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, आपके सामने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जरा हम पीडीएफ से क्वेश्चन ले लेते हैं। ये हमारी एक टॉपिक का, हमने एक सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं, है ना। ग्रामर सेक्शन 3 तरीके से पूछा जाता है, स्पॉट द एरर, सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फिल इन द ब्लैंक्स। आप मुझे कमेंट करके भी बता दीजिएगा वीडियो आपको कैसे लगी, ये चीजें समझ आई या नहीं आई। कुछ भी हेल्प चाहिए तो भी आप अपना नंबर लीव कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। आप कुछ भी पूछ सकते हो, कुछ भी रिगार्डिंग इंग्लिश से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, एडमिशन से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, कोई क्वेश्चन हो आप क्वेश्चन डाल दीजिए भाई बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हम उसका रिप्लाई देंगे। टॉपिक है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा, है ना। ये देखिए, मैं आपके सामने पहले क्वेश्चन रख रहा हूँ। सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड टू सिक्योर गुड ग्रेड्स। ये एसएससी एफसीआई एग्जाम के अंदर आया हुआ एक क्वेश्चन है, तो हमने लिया है। ये रैंडमली हमने एडिटर से मतलब पीडीएफ बनवाई है, ये कुछ क्वेश्चन भी आपको हम दिखा पाए कि हम कैसे कराते हैं, कैसे पढ़ाते हैं। सिंस ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड टू सिक्योर गुड ग्रेड। सिंस जब स्टार्टिंग में आता है तो याद रखिएगा इसका मतलब होता है क्योंकि। क्या होता है इसका मतलब? क्योंकि, राइट। अब आपको क्या लग रहा है ये सही है? क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, हार्ड वर्कड हार्ड किया, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब व्हिच इज योर सिंपल पास्ट। क्योंकि उसने कड़ी मेहनत की, ही फेल्ड टू सिक्योर गुड मार्क्स, तो इसलिए वो मतलब फेल हो गया अच्छे नंबर लाने में। अरे भाई ये तो हो नहीं सकता है, इसका मतलब कंजंक्शन का एक क्वेश्चन है। तो इधर देखिए आंसर जो आपको लगाना है वो लगाना है दो। दो लगा सकते हो या ऑल दो भी लगा सकते हो। मैं इसका रूल बताता हूँ, ऑल दो या दो, एक कंजंक्शन है। क्या है कंजंक्शन? जब आपको कंजंक्शन पढ़ाएंगे अच्छे से समझाएंगे, इसके साथ आपको येट का यूज करना होता है। क्या? येट, पेयर वर्ड। लेकिन आपको पेपर में क्या दिया जाएगा? बट। ये गलत है। अब ये कब यूज किया जाता है? जब दो सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन, दो सेंटेंसेस के बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो। जैसे देखिए मैंने एक सेंटेंस लिखा, ऑल दो या दो शी इज पुअर, हालांकि वो गरीब है। फिर हमने कहा येट शी इज ऑनेस्ट, लेकिन, लेकिन वो ऑनेस्ट है। हालांकि वो गरीब है लेकिन वो ऑनेस्ट है। अच्छा देखिए आपको ये नहीं लगा हालांकि उसने मेहनत की, ये पॉजिटिव वर्ड है, लेकिन फेल हो गया वो नेगेटिव है। सही बात है नहीं? हालांकि वो पुअर है, पुअर नेगेटिव हो गया, ऑनेस्ट क्या है? पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेगेटिव, एक सेंटेंस पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, ऐसे चलता है ना। मैंने एक सेंटेंस लिखा, ही कुड नॉट, ही कुड नॉट गेट अ गवर्नमेंट जॉब, अ गवर्नमेंट जॉब, ऑल दो या दो भी कह सकते हो आप, दो ही वर्कड हार्ड, ही वर्कड हार्ड। चलिए अब देखिए, कंजंक्शन आपने सुना है कि स्टार्टिंग में भी लग सकता है और बीच में भी लग सकता है। अब देखिएगा मैंने लगाया, पढ़िए जरा। ये हो गया पॉजिटिव चीज कि उसने कड़ी मेहनत की, लेकिन कुड नॉट क्या हो गया? नेगेटिव चीज, कॉन्ट्रडिक्शन शो कर रहा है नहीं। और जब उसने मेहनत की है तो उसे गवर्नमेंट जॉब तो मिलनी चाहिए, लेकिन हुआ क्या? हालांकि उसने कड़ी मेहनत तो की, लेकिन उससे रिजल्ट क्या मिला? उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाई। तो हमारा आंसर बस सिंपली सी ऑप्शन है। तो सॉरी, ये ऑप्शन, ये सी है, ये डी है, तो हमारा डी इज द राइट आंसर। एज मतलब ये होता है क्योंकि, है ना। तो यहाँ पे ये यूज नहीं होगा, गलत कंजंक्शन का यूज किया हुआ है ना। आगे बढ़ते हैं हम और एक नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ये पढ़ना, क्वेश्चन नंबर 2, मोर देन वन पर्सन वाज किल्ड इन द एक्सीडेंट। अच्छा, जैसे आपने मोर देन लगाया ना, मोर देन के साथ अगर वन लिखा है तो जो भी आप नाउन लगाते हैं अगला वो सिंगुलर, और वर्ब भी कैसे लगाओगे आप? सिंगुलर। एस मतलब सिंगुलर। लेकिन मोर देन के साथ
मोर देन के साथ आपको 2 देखने को मिल जाए, 3 देखने को मिल जाए, 4 देखने को मिल जाए एंड सो ऑन, कोई भी नंबर, लेकिन वो 1 नहीं होना चाहिए। तो आप जो नाउन यूज करने वाले हैं दैट मस्ट बी इन प्लूरल फॉर्म, और जो वर्ब है वो भी प्लूरल आता है। वो भी कैसे लगाते हैं आप, प्लूरल। तो देखो रूल चेंज हो गया, क्योंकि आपको पता है ना भाई, जैसे ही 2 3 4 5 आ जाता है तो उसके बाद जो भी नाउन लगाएंगे प्लूरल आना चाहिए ऑब्वियसली। जैसे 2 गर्ल्स, 2 बॉयज, 3 स्टूडेंट्स, 5 टीचर्स। लेकिन आप बताइए, जब 1 लगाते तो 1 के साथ तो सिंगुलर नाउन ही आएगा भाई। जैसे 1 बॉय, 1 स्टूडेंट, 1 टीचर, ऑब्वियसली। तो भाई यहाँ नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, नाउन प्लूरल, वर्ब प्लूरल। बताइए मोर देन के साथ 1 आ रहा है, तो यहाँ जो पर्सन है ये सिंगुलर, और वर्ब भी कैसे आ जाएगी, सिंगुलर, व्हिच इज ऑलरेडी गिवन। तो अगर ये है तो मतलब नो इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मोर देन 1 पर्सन वाज किल्ड इन दैट इंसिडेंट। तो मैं नहीं। अच्छा, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इस सेंटेंस में क्या एरर है। मैनी बॉय, मैनी बॉयज हैज कम लेट, राइट। मैं ए लिख देता हूँ। अब मैं आपको ऑप्शन देता हूँ कि आप क्या लगाना चाहेंगे, राइट। ए ऑप्शन, ये बी ऑप्शन, लेट सी ऑप्शन, लास्ट इज नो एरर, डी ऑप्शन। है ना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या है। मैनी बॉयज में कोई गलती है, हैज में कोई गलती है, हैज कम या लेट में कोई गलती है, या कोई भी गलती नहीं है, नो है। लेकिन अभी हमारा आंसर है नो इंप्रूवमेंट, सही है। अगली की तरफ बढ़ते हैं। Beside being a poet, he is also a famous singer. यहाँ पे ए होना चाहिए, a famous singer। एडिटर की इट्स अ टाइपो, राइट, टाइपिंग मिस्टेक है। अच्छा, बस आपको ये पता होना चाहिए भाई, ये बिसाइड और ये बिसाइड्स में क्या अंतर है। या एक मैं एक्सेप्ट की भी बात करूंगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, अगर मैं बिसाइड की बात करता हूँ तो इसका मतलब होता है के बगल में, के बगल में। हम बोल सकते हैं बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ, या इसी को शॉर्ट में हम बाय भी कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जहां जहां बिसाइड लगा रहे हो वहां वहां बाय भी लगा सकते हो। बात तो ये होती है कि जब इसके पीछे ऐसा आता है, तो इन दोनों का क्या मतलब है। इस बिसाइड्स का मतलब होता है भाई के अतिरिक्त, या के अलावा, या के अतिरिक्त, के अतिरिक्त, है ना। मतलब ये इंक्लूडिंग सेंस की बात करेगा, कोई व्यक्ति या थिंग इस चीज को इंक्लूड किया जा रहा हो। एक्सेप्ट मतलब होता है को छोड़कर, को छोड़कर मींस एक्सक्लूडिंग फॉर्म। एक्सक्लूडिंग मतलब जब चीजों को हम शामिल नहीं कर रहे, हटा रहे, एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो उसे बोलते हैं एक्सेप्ट। मैंने एक सेंटेंस लिखा, डैश इंग्लिश आई नो, आई नो ओनली हिंदी, है ना। तो आप एक सेंटेंस पढ़िए, तो मैंने कहा डैश हिंदी, डैश इंग्लिश आई नो ओनली हिंदी। अच्छा, पहले आप इसकी हिंदी पढ़िए क्या है, मैं केवल हिंदी जानता हूँ, केवल। अच्छा, अगर मैं केवल हिंदी जानता हूँ तो क्या आपको ये नहीं लगा कि मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ। सही बात है। तो अगर मैं इंग्लिश नहीं जानता हूँ इसका मतलब मैं उसे एक्सक्लूड कर रहा हूँ, तो मुझे क्या बोलना चाहिए, हिंदी के अलावा मुझे केवल हिंदी, सॉरी, इंग्लिश के अलावा मुझे केवल हिंदी आती है, या बोलना चाहिए इंग्लिश को छोड़कर मुझे केवल हिंदी आती है। क्या ज्यादा बेस्ट है, आई एम नॉट इंक्लूडिंग इंग्लिश एनीमोर। इसका मतलब मुझे क्या बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट। क्या बोलना पड़ेगा, एक्सेप्ट इंग्लिश, क्योंकि मैं मना कर रहा हूँ। तो मैं नहीं। अब इधर देखिए, मैंने कहा पोएट होने, मतलब बीइंग मतलब होता है होना। पोएट होने के साथ साथ मतलब के अलावा, के अलावा ही तो बोलेंगे, ही इज ऑल्सो अ फेमस सिंगर। मतलब वो एक पोएट होने के अलावा एक फेमस सिंगर भी है। तो जब यहाँ अलावा की बात हो रही है, बगल में की बात थोड़ी ना हो रही है, तो क्या हो जाएगा बताइए, बिसाइड्स। कहाँ लिखा है बिसाइड्स, बिसाइड तो गलत हो गया, बिसाइड्स तो आंसर इज बिसाइड्स बीइंग अ पोएट। ये सही है, बिसाइड्स बीइंग अ पोएट, एकदम सही है। अभी बिसाइड कहाँ आता है, मैंने कहा शी वाज सिटिंग, शी वाज सिटिंग डैश हर मदर, मदर इन द कार, इन द कार। हमने ये सेंटेंस आपके सामने लिखा, पता ना इसकी हिंदी क्या है, कि भाई वो लड़की बैठी हुई थी अपनी मदर के व्हाट, कार के अंदर। तो आप क्या बोलोगे, बगल में, तो क्या बोलेंगे हम, बिसाइड। या आप इसकी जगह आप बाय भी लगा सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये दोनों में हल्का सा माइन्यूट डिफरेंस होता है। माइन्यूट डिफरेंस मतलब कैसे, अगर किसी चीज के एकदम बगल में खड़े हो आप तो उसके लिए लगाते हैं बाय, और इस चीज के थोड़ा सा बगल में खड़े हो तो लगाते हैं बिसाइड, बस। लेकिन हम बीच में ना डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि गैप कितना है, तो इसलिए बाय भी लगा देते हैं और हम बिसाइड भी लगा देते हैं। तो मुझे लगता है चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। अब हम यहाँ से चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज द ग्रेटर द डिमांड हायर द प्राइस। एनडीए एग्जाम का एक क्वेश्चन लिया हमने, ये रैंडम क्वेश्चन लिया है, ऐसा नहीं है कि भाई एसएससी के लिए, एनडीए के लिए, या डीटी प्लस भी, ये सारे कहीं ना कहीं प्रीवियस पे आ चुके हैं। आपने सुना होगा अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए, अगर किसी चीज की डिमांड बढ़ जाए तो भाई क्या होगा, जरा बताइए, उसके प्राइस भी क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। अगर किसी चीज की डिमांड घट जाए तो प्राइस भी घट जाएगा। ये तो एक मार्केट में चलता ही रहता है, आपको पता है ना। इकोनॉमिक सब्जेक्ट जिसपे होगा उससे समझ में आता होगा, जिस चीज की डिमांड बढ़ जाती है तो प्राइस भी बढ़ता है। जैसे आपने कोविड-19 के समय सुना कि बस लॉकडाउन लगने ही वाला है, तो जल्दी से अपने घर पे स्टोर कर लीजिए खाना, मतलब जो फूड ग्रेन्स है, आइटम्स है। तो लोगों ने जमा करना स्टार्ट कर दिया है ना चीज़ों को अपने घर पे, कि भैया पता नहीं मिले ना मिले। तो उस समय की बात है, नमक जो है, जो मतलब 100 रुपए के अंडर में आ जाता है, 50 60 जो भी होगा मुझे तो नहीं पता है, वो 600 700 रुपए चला गया। मतलब उसकी डिमांड इतनी बढ़ गई थी
भाई जब डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी तो बढ़ेगा। एक दुकानदार है वो तो भाई डिमांड है तो प्राइस भी बढ़ा देगा, नहीं भाई मैं इतने की दूंगा, लेना है तो ले। तो वो यही क्वेश्चन यहाँ पूछोगे। तो द ग्रेटर द डिमांड, ग्रेटर कौन सी डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री, और द लगा इसके साथ, और हायर भी कंपैरेटिव डिग्री है तो हमें यहाँ भी द लगाना होगा। हमें क्या बोलना चाहिए, द हायर। आप कहोगे ऐसा क्यों, जबकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ तो हमने द सुना है ना, जैसे कि द बेस्ट, द स्मॉलेस्ट, द ग्रेटेस्ट, द थिनेस्ट, द लॉन्गेस्ट, है ना, ये जगह जरूर सुना है आपने। इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री इन द वर्ल्ड, तो लार्जेस्ट के पहले द लगना तय है, सुपरलेटिव डिग्री पहले द लगता है, लेकिन हमने कंपैरेटिव डिग्री के साथ तो द नहीं सुना। लेकिन भाई होता है जब किसी चीज में पैरेलल इंक्रीज चल रहा है ना, पैरेलल इंक्रीज पैरेलल डिक्रीज, तो उसी के केस में हम पहले द लगाते हैं फिर कंपैरेटिव डिग्री। तो देखिए हमने लगाया द और उसके बाद कंपैरेटिव ऑलरेडी गिवन है, ग्रेटर, ग्रेट का ग्रेटर, तो यहाँ जब हाई का हायर हो गया तो हमें क्या लगना चाहिए था ना? इसकी हिंदी क्या होती है, जितना उतना, है ना, जितना उतना बोलते हैं, जैसे जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप सीखोगे, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू प्रैक्टिस, द मोर यू लर्न, द मोर यू लर्न। ये भी आपने सुना होगा, कितनी बार हम यूज कर देते हैं। द के साथ मोर आगे कंपैरेटिव डिग्री कोई तो बताता है, द के साथ मोर आगे कंपैरेटिव डिग्री, इसका मतलब है जितना आप प्रैक्टिस करते हो उतना आप सीखते हो, बोलते भी है साइंटिस्ट। इन अ माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन द हायर यू गो, द हायर यू गो द कूलर यू फील। चलिए आई होप समझ में आ रही है चीजें। देयर इज नो प्लेस, भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट और ट्रिकी क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे से नहीं कर पाते। देयर इज नो प्लेस इन द बस, इट इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। तो यहाँ प्लेस की जगह क्या लगाना चाहिए, नो तो है दीजिए कुछ, प्लेस की जगह आप वैकेंसी लगाएं, रूम लगाएं, बर्थ लगाएं, या नो इंप्रूवमेंट। सबसे पहले वैकेंसी तो आएगा ही नहीं भाई, देयर इज नो वैकेंसी इन द बस, इट इज ऑलरेडी ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड है तो वैकेंसी का क्या लेना देना भाई। देयर इज नो रूम इन द बस, रूम, देयर इज नो बर्थ, बर्थ सीट, हाँ हो सकता है, आपने पढ़ा होगा एक होता है बर्थ, होमोफोन्स के अंदर एक होता है बर्थ, तो भाई ये बर्थ तो जन लेना, जन को कहा जाता है, और इस बर्थ को बोलते हैं जगह, मतलब सीट को कहा जाता है। जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो ट्रेन में आपको देखने को मिलता है लोअर बर्थ, मिडिल बर्थ, अपर बर्थ, DERTH, ये हमारे होमोफोन्स होते हैं। होमोफोन्स मतलब जो दो वर्ड को हम सेम पढ़ते हैं लेकिन उनका मतलब अलग होता है, जैसे कि ये दो वर्ड, एक है कैलेंडर, दूसरा वाला भी है कैलेंडर, कैलेंडर कैलेंडर, क्या मतलब है भाई, दोनों में कुछ तो अंतर होगा, GATE, GAIT, क्या अंतर है, कुछ तो डिफरेंस होगा। अच्छा इन दोनों में से कौन सा कैलेंडर है जिसमें डेट देखते हैं, वो है भाई हमारा ए वाला, याद रखिएगा, ई वाला नहीं, जैसे हम पंचांग भी कह देते हैं, पंचांग, लेकिन ये जिसमें ई आ रहा है इसका मतलब होता है टू आयरन, आयरन मतलब प्रेस करने को कहा जाता है। मैंने आपसे एक सेंटेंस कहा, विल यू प्लीज कैलेंडर माय शर्ट, तो कैलेंडर मतलब अच्छा आयरन करने को कह रहे हो आप सर, बड़ा सही है। ये गेट मतलब दरवाजा, और इस गेट का मतलब होता है भाई क्या, चलने का तरीका, चलने का तरीका। भाई ऐसा नहीं है कि केवल ऑफलाइन में ये चीजें सीखी जा सकती है, ऑनलाइन क्लासेस भी काफी प्रोडक्टिव होती है, आप उससे चीजें सीख सकते हो। तो मैटर करता है कि आप कितने क्यूरियस हो, कितने मतलब जॉब लेने के लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, पढ़ने की कितनी लालसा है आपके अंदर, ये मैटर करता है ना। तो भाई यहाँ पे आंसर बर्थ भी नहीं होगा, रूम। अब आप कहोगे सर रूम, रूम तो बिल्कुल ही गलत लग रहा है। तो याद रखना, अगर आप कहीं बस में, ट्रेन में, हॉल में, क्लास में जगह की बात कर रहे हो, जगह, तो उसके लिए कभी भी ना प्लेस मत लगाना भाई, आपको हमेशा क्या लगाना चाहिए। और ये वो वाला रूम नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये वो वाला रूम नहीं है जो आप सोच रहे हो, रूम मतलब जगह को कहा जाता है, और ये सही इंग्लिश है। तो मैंने कहा भैया बस में जगह नहीं है क्योंकि वैसे ऑलरेडी ये ओवर क्राउडेड है, बाहर निकलो आप, तो इंग्लिश में क्या बोलूंगा मैं, देयर इज नो रूम इन द बस। अब ये रूम वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। जैसा कि मैंने कहा अ ग्रुप ऑफ आउल्स को क्या कहा जाता है, अगर बहुत सारे उल्लू एक साथ ग्रुप में बैठे हो या हो मतलब ग्रुप में हो तो उसे पार्लियामेंट कहा जाता है, पार्लियामेंट कहा जाता है। आप कहोगे नहीं सर रुकना, ये क्या कह रहे हो आप, पार्लियामेंट तो संसद है, संसद भवन अपना, लेकिन भाई ये वो मतलब अलग है और वो मतलब अलग है। ये पार्लियामेंट मतलब अगर आउल्स एक साथ झुंड में बैठे हो या झुंड में हो तो उसे पार्लियामेंट। जैसे अगर लायंस एक साथ या टाइगर्स एक साथ है तो उसके झुंड को प्राइड कहा जाता है, प्राइड। आप कहोगे सर प्राइड का मतलब तो गर्व होता है, गर्व टाइप, तो प्राइड यहाँ भाई ये अलग चीज है, जो आप इंग्लिश में एक ही वर्ड पे कोई एक ही मतलब थोड़ी ना होते, बहुत सारे होते हैं भाई। तो यहाँ पे रूम एक अलग है और यहाँ रूम अलग है, यहाँ ये चीजें अलग है ना। आई होप कि आपको चीजें A to Z सब चीजें समझ में आ रही है। अगर समझ में आ रही हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, अभी तो मैंने कुछ इतना लिखवाया नहीं है, वैसे जनरली मैं PDF से कम ही पढ़ाता हूँ। दोबारा सुन लीजिए, जब आप ऑफलाइन बैचेस में आओगे तो हम ज्यादातर लिखवा के ही बताते हैं, मतलब PDF वगैरह या PPT हम कम ही यूज करते हैं। जैसे मैथ्स के टीचर क्या होते हैं कि भाई वो PDF लगा दी या PPT और वो करा दी सब। इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो इसलिए ताकि थोड़ा टाइम बच जाए, और ये अभी इंट्रोडक्शन क्लास है तो उसके अंदर थोड़े कुछ क्वेश्चन लिए हुए बस, वरना जब हम पूरा प्रॉपर ढंग से पढ़ाते हैं ना तो एक एक शब्द को लिखूंगा, एक एक लेटर को लिखूंगा, एक एक वर्ड को लिखूंगा। लेट सपोज नाउन की क्लास है, नाउन की क्लास में 4 क्लासेस में ओवर करता हूँ, तो उन चारों क्लासेस में मैं आपको लिख करके बताऊंगा हर सारे रूल्स को। ठीक है भाई, आई होप समझ में आ रहा होगा चीजें। अगला बढ़ते हैं, ही आई शी एंड दे कुक्ड द फूड। इसके ऊपर बताना है मैं इन चारों में से कौन सा सही है। ये एडिटर ने ना कुछ गलतियां कर रखी है तो उसे इग्नोर करिए आप, बताइए इसमें से कौन सा सही है, कि आप पहले किसे लगाना चाहेंगे। इसके लिए आपको एक रूल पता होना चाहिए, 1 2 3 123 और 231, 123 और 231। 123 लगाया जाता है जब सेंटेंस के अंदर कोई बैड वर्ड गिवन हो, नेगेटिव वर्ड,
टू थ्री वन लगाया जाता है जब सेंटेंस में कोई गुड वर्ड गिवन हो, मतलब पॉजिटिव वर्ड। आप कहोगे बैड और गुड क्या है, ये चीजें जरा समझते हैं ना, बैड और गुड क्या है ये चीज जरा समझते हैं। तो देखिए बैड वर्ड मतलब जब आप सेंटेंस को पढ़ोगे, बताइए कुक द फूड, भाई खाना पकाना या खाना पकाया उसने, तो ये चीज कोई गलत थोड़ी नहीं, तो पॉजिटिव है। और पॉजिटिव है तो हमें 1 2 3 लगाना है, सॉरी 2 3 1 लगाना है। 2 3 1 के हिसाब से हमें सबसे पहले आपको बताइए इंग्लिश में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन में आई और वी, सेकंड में यू, और थर्ड में ही शी इट या दे को कहा जाता है ना, एंड सो ऑन। ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये थर्ड पर्सन। इतना आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कोई नहीं, क्लासेस में सब बताया जाएगा। तो पहले आप सेकंड पर्सन का यूज करिए, फिर थर्ड का, फिर वन का। तो इनमें बताना सेकंड कौन है, जरा यू। अब यू तो इनमें किसी में है ही नहीं, तो जब यू है ही नहीं तो इसे हटा दो भाई, बचा क्या हमारे पास 3 और 1। तो थर्ड वाले में कौन आ जाता है, बताइए ही शी इट या दे, है ना। तो बताइए ही शी इट में से कुछ है, हाँ जी है ही। तो पहले आए तो आएगा ही, दे भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ही भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, दे भी हो सकता है। अच्छा अब ही और दे दोनों ही है, तो पहले ही और दे ही देख लेते हैं, है ना। तो ही भी है, और 2 3 1 है ना, थर्ड पे तो ही, फिर दे आई तो ही, अच्छा ये शी, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, ये भी थर्ड पर्सन, तो इनको पूरे को थर्ड ही कहेंगे। फिर उसके बाद आप फर्स्ट पर्सन यूज करिए जो आई है, तो बस हमारा आंसर हो गया सी ऑप्शन। मुझे लगता है कोई बहुत टफ नहीं है, जब आपको रूल्स पता होंगे तो आप 5-10 सेकंड में आंसर कर लोगे। रूल नहीं पता है तो भाई आपके लिए 1 मिनट भी बहुत बड़ा है, ये सच्चाई है। कैन योर चाइल्ड रिकॉग्नाइज इंग्लिश अल्फाबेट्स, भाई याद रखिएगा अल्फाबेट का मतलब ही क्या होता है, 26 लेटर्स को कहा जाता है। इंग्लिश में जो ए टू जेड होते हैं ना आपके, वही अल्फाबेट है। लेकिन अगर आप इसको अल्फाबेट्स कह देंगे, अल्फाबेट्स, तो इसका मतलब होता है लैंग्वेजेस। क्या हो जाता है, लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस मतलब भाषाओं को कहा जाता है, भाषाएं। जैसे मैंने कहा आई कैन स्पीक मैनी अल्फाबेट्स, ये अल्फाबेट्स है, ये एबीसीडी नहीं है, अल्फाबेट्स मतलब लैंग्वेजेस। लेकिन अगर मैंने कहा हैव यू मींस अ चाइल्ड हैज लर्नड इंग्लिश अल्फाबेट, तो अल्फाबेट्स नहीं कहना है, तो इंग्लिश अल्फाबेट्स तो कहते ही नहीं, तो कहां गया इंग्लिश अल्फाबेट, बी इज द राइट आंसर, है ना। जैसे बहुत सारे नाउन है जिनका प्लूरल बनाया जाए तो उसका मतलब चेंज हो जाता है ना। जैसे वर्क मतलब होता है काम, लेकिन वर्क्स का क्या मतलब हो जाता है, वर्क्स मतलब एक तो हो जाता है रचनाएं, क्रिएशंस, क्रिएशंस, और इसका जो दूसरा मतलब होता है वो जाता है फैक्ट्री, है ना। फैक्ट्री को भी कह सकते हो आप। आपने सुना होगा ग्लास वर्क्स, ग्लास वर्क्स, तो ये वर्क्स मतलब होता है फैक्ट्री। तो मैं आयरन मतलब लोहा, आयरन्स मतलब हथकड़ी, तो आयरन्स का मतलब लोहे क्यों नहीं है, बहुत सारे नहीं। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मींस क्या होता है, पीछे एस लग जाएगा तो नदी, तालाब, पॉन्ड, सी को कहा जाता है। समझ में आया भाई, वैसे बहुत सारे नाउन है जिनका अगर नोवेल बनाएंगे तो उसका मतलब चेंज हो जाता है, वो सब पढ़ाया जाएगा आपको। As Anuj was familiar with the road to Neeraj's house, he lead the way. Lead नहीं, जब आपको एक सेंटेंस पास्ट में दिख गया तो अगला भी क्या होना चाहिए, पास्ट। एंड लीड की सेकंड फॉर्म होती है लेड, लेड द वे, लीड लेड लेड, है ना। लीड लेड लेड, फीड फेड फेड, समझ आ गया। ऐसे बहुत सारी वर्ड्स है जो पढ़ाएंगे, वो वाला एक क्वेश्चन हमने यहाँ लिया। कोई बात नहीं, 10 क्वेश्चन करके तो ओवर करें क्लास। बाय द टाइम दे रीच द हॉल द कॉन्सर्ट वाज ओवर, वाज पता चला ये पास्ट है, तो यहाँ भी तो पास्ट आना चाहिए भाई, पास्ट आना चाहिए, तो रीच की जगह रीच्ड होना चाहिए, बस खत्म। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसमें दे रखी है, बाय द टाइम दे वर रीचिंग नहीं, बाय द टाइम दे रीच्ड। ये तो भाई छोटी सी चीज ही है, आपको पता होना चाहिए। अगर एक सेंटेंस पास्ट में बना तो आगे पीछे जितने भी सेंटेंस होंगे पास्ट में बनेंगे, अगर कोई कंडीशन ना आगे में। कोई सेंटेंस प्रेजेंट में तो फ्यूचर में भी बन सकता है, उसके साथ फ्यूचर के साथ प्रेजेंट बन सकता है ना। लास्ट क्वेश्चन रखते हैं, उसके बाद क्लास करते हैं ओवर। वी हैव बीन लुक फॉरवर्ड टू, भाई अब इधर आ जाइए, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड टू के साथ याद रखिएगा आईएनजी फॉर्म आता है सबसे पहले। लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है एक्साइटेड, क्या होता है एक्साइटेड। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे, और टू के साथ तो हमने हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सुनी है, ये फोर्थ फॉर्म कैसे आ गई, तो सुनिए जैसे मैंने कहा आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हर टुडे। अच्छा इसकी हिंदी बताएं जरा, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, आज मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ उससे मिलने के लिए। इधर देखिए लुक के साथ आपने आईएनजी इसलिए लगाया क्योंकि एम के साथ आईएनजी आता है फोर्थ फॉर्म, फॉरवर्ड के साथ टू आता है और टू के साथ आईएनजी फॉर्म यहाँ पे। वैसे आपने एक जनरल रूल पढ़ा हुआ, टू के साथ तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, वो इन्फिनेटिव कहलाती है। लेकिन कुछ ऐसे फ्रेजेस है जिनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं क्या आता है, फोर्थ फॉर्म, उसमें से लुकिंग फॉरवर्ड भी है। सो वी हैव बीन, अच्छा देखो बीन लगते ही आपको यहाँ लुकिंग कहना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वी हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू, तो कहाँ है बताइए लुकिंग, लुकिंग फॉरवर्ड टू। एट तो होता ही नहीं है, फोर तो होता ही नहीं है, और फॉरवर्ड के साथ कोई ना कोई तो प्रेपोजिशन लगाओगे, द आंसर इज सी ऑप्शन। आई होप चीजें समझ में आई होगी, तो है ना। तो अगर भाई आपको क्लास अच्छी लगी हो, कि हमने यहाँ 10 क्वेश्चंस किए और मैंने आपको पूरा पैटर्न बताया पेपर में क्या क्या चीजें कैसे कैसे पूछी जाती है। अब आपने क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, हाँ उन्हें भेज देना ऊपर, ठीक है। जो नंबर्स नीचे कॉन्टैक्ट में गिवन होंगे, मतलब दिखा रखे होंगे, स्लाइड शो कर रखे होंगे, उस पर आप कॉन्टैक्ट करके पता कर सकते हो। मेरा नाम है रवि कुमार, मैं ही मुखर्जी नगर जीटीबी नगर में सारी क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, है ना। ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है,
कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, राइट, नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके। चलिए, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, पूरा एक टॉपिक है, कोई एक पूरा पर्टिकुलर टॉपिक, उसको आपको कराएंगे जिस तरह से मैं पूरा क्लास में कराता हूँ, कोई पीपीटी नहीं, कोई पीडीएफ नहीं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, बस केवल स्टिक टू द पॉइंट, मतलब हम उस पॉइंट पे ही टिके रहेंगे बस, मतलब अगर कोई टॉपिक हम करा रहे होंगे, है ना। चलिए, तो आज के लिए इतना ही है, बाय बाय, टेक केयर, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, पढ़ते रहिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।